My dear students, जैसा कि हम लेसन नंबर 7 पैकिंग पढ़ रहे थे और हमने पैराग्राफ नंबर 9 तक कंप्लीट कर लिया। आज हम पैराग्राफ नंबर 10 से आगे पढ़ेंगे। 10वें पैराग्राफ से शुरू करते हैं। They upset salt over everything and as far butter. उन्होंने सारी चीजों पर नमक गिरा दिया और पीछे बची बात मक्खन की या और रही मक्खन की बात I never saw two men do more than 1 and 2 pence worth of butter in my whole life than they did. मैंने कभी भी अपने संपूर्ण जीवन में दो व्यक्तियों को 1 या 2 पेंस मूल्य के मक्खन के लिए इतनी मेहनत करते हुए नहीं देखा जितनी कि ये दोनों कर रहे थे। After George had got it off his slipper, they tried to put it in the kettle. जब जॉर्ज ने अपने चप्पल से मक्खन को हटाया तब उसके बाद उन्होंने उसको केतली में रखने का प्रयास किया। It wouldn't go in and what was in wouldn't come out. ये केतली के अंदर नहीं जा पाया और जो अंदर था वह बाहर नहीं निकल सका। They will scrape it out at last and put it down on the chair, and Harris sat on it, and it stuck to him, and they went looking for it all over the room. आखिरकार उन्होंने इसे खुरच कर बाहर निकाला और एक कुर्सी पर रख दिया और हैरिस उस कुर्सी पर बैठ गया और मक्खन हैरिस के चिपक गया और वे इसे पूरे कमरे में ढूंढते रहे। नेक्स्ट, I said, take my oath. I put it down on the chair, said George, staring at the empty seat. मैं सौगंध खाकर कहता हूँ कि मैंने मक्खन को कुर्सी पर रखा था। जॉर्ज खाली कुर्सी को घूरते हुए बोला। I saw you do it myself not a minute ago, said Harris. मुश्किल से 1 मिनट पहले मैंने स्वयं तुम्हें इसे रखते हुए देखा, ऐसा हैरिस ने कहा। Then they started round the room again, looking for it. फिर उन्होंने मक्खन को तलाशते हुए दोबारा से कमरे का चक्कर लगाना शुरू किया। And then they met again in the center and stared at one another. और वे पुनः कमरे के बीच में मिले और उन्होंने एक दूसरे को घूर कर देखा। Most extraordinary thing I ever heard of, said George. मेरे द्वारा अब तक सुनी गई सबसे असाधारण बात है, जॉर्ज ने कहा। So much serious, said Harris. इतनी रहस्यमय, हैरिस ने कहा। Then George got round at the back of Harris and saw it. उसके बाद में जॉर्ज
हैरिस के पीछे गया और उसे वहां देखा। Why? Here it is all the time he exclaimed. He exclaimed indignantly. क्या ये पूरे समय से यही लगा हुआ है? वह क्रोधपूर्वक बोला, क्रोधपूर्वक चिल्लाया। Where? cried Harris, spinning round. कहाँ? हैरिस घूमते हुए चिल्लाया। Stand still, can't you? roared George, flying after him. शांत खड़े रहो, क्या तुम शांत नहीं खड़े रह सकते? जॉर्ज उसके पीछे भागते हुए जोर से दहाड़, की सेकंड फॉर्म, ठीक है। And they got it off and packed it in the teapot. और उन्होंने इसे छुड़ाया और इसको टीपोट में पैक कर दिया, जिसमें चाय रखते हैं उसमें इसे पैक कर दिया। यहाँ हम काफी सेंटेंसेस सिंपल पास्ट के रूप में पढ़ रहे हैं। सिंपल पास्ट के पढ़ रहे हैं। अब इस सिंपल पास्ट के अफर्मेटिव जो सेंटेंस होते हैं, अफर्मेटिव जो सेंटेंसेस होते हैं, उन सेंटेंसेस में सभी वाक्यों में सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होती है, उसके बाद में ऑब्जेक्ट यूज होता है। सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और अफर्मेटिव के अलावा सभी प्रकार के जो वाक्य होते हैं उनमें हेल्पिंग वर्ब डिड का प्रयोग होता है। समझने के तौर पर जैसे हम अगर इंटरोगेटिव सेंटेंस ले तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब डिड का प्रयोग होगा। किसका प्रयोग होगा? हेल्पिंग वर्ब डिड। उसके बाद में सब्जेक्ट आएगा और जब भी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होगा तो साथ में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और उसके बाद में ऑब्जेक्ट आएगा और कुछ मार्क रहेगा। बात आ सकते हैं जैसे डिड यू see my books? Did you see my books? There? तो यहाँ डिड आ रहा है, अतः इसके साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। और जो अफर्मेटिव सेंटेंस है इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, पर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं होता, डिड का प्रयोग नहीं होता। बस सिंपल पास्ट के सेंटेंस को बनाने के लिए हमें मुख्य ये कॉन्सेप्ट भी ध्यान में रखनी है कि सिंपल पास्ट टेंस के जो सेंटेंसेस होते हैं, हम जब सिंपल पास्ट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस बनाते हैं, अर्थात जब साधारण वाक्य बनाते हैं, तो इन वाक्यों में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं होता है। सीधी वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है। सब्जेक्ट के बाद में वर्ब की सेकंड फॉर्म और इसके बाद में ऑब्जेक्ट आता है। और अफर्मेटिव सेंटेंसेस के अलावा दूसरे जो सेंटेंसेस होते हैं उनमें, अर्थात अफर्मेटिव के अलावा बनने वाले सभी वाक्यों में हेल्पिंग वर्ब डिड और इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है। जब भी हेल्पिंग वर्ब आती है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज होती है। सेंटेंस जैसे डिड यू सी माय बुक्स देयर, तो डिड के साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कौन सी लग रही है? सी लग रही है। ओके, अगर सेंटेंस को अफर्मेटिव में हम बनाते हैं तो उस समय हम क्या करते हैं? हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग
नहीं करते, हम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं करते हैं। अफर्मेटिव में केवल और केवल भले सब्जेक्ट एक वचन हो या बहुवचन, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अर्थात अफर्मेटिव सेंटेंसेस में सभी प्रकार के कर्ताओं के साथ क्रिया की सेकंड फॉर्म यूज होती है। ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट Montmorency was in it all, of course. Montmorency जो एक कुत्ता है, निसंदेह सारी घटना के दौरान वही उपस्थित था, बीच में उपस्थित था। Of course, Montmorency's ambition in life is to get in the way and be sworn at. Montmorency की जीवन में एक ही महत्वाकांक्षा रही है कि वह काम में व्यवधान डाले और उसे कोसा जाए। If he can swim in anywhere where he particularly is not wanted and be a perfect nuisance and make people mad and have things thrown at his head, then he feels his day has not been wasted. यदि वह कहीं ऐसी जगह चटपटाता हुआ पहुंच जाए जहाँ विशेष रूप से उसे नहीं चाहा जाता है तथा वह पूरी तरह वो एक प्रकार का उपद्रवी बन जाता है और लोगों को पागल कर देता है और उसके सिर पर चीजें वस्तुएं फेंकी जाती है, तब वह महसूस करता है कि उसका दिन बर्बाद नहीं हुआ है। मतलब उसने अपने दिन का कुछ तो उपयोग किया है। To get somebody to stumble over him and curse him steadily for an hour is his highest aim and object, and while he has succeeded in accomplishing this, his conceit becomes quite unbearable. उसका सबसे उच्च लक्ष्य व उद्देश्य यही होता है कि कोई उसके या कोई उससे ठोकर खाकर उसके ऊपर गिर पड़े और लगातार 1 घंटे तक उसे कोसता रहे, और जब वह इस कार्य को पूरा करने में सफल हो जाता है तो उसका अहंकार बिल्कुल असहनीय हो जाता है। अनबियरेबल, बियरेबल का अर्थ असहनीय, अनबियरेबल का अर्थ होता है असहनीय। क्या होता है? असहनीय। Come on, next paragraph number 30. He came and sat down on things just when they were wanted to be packed and delivered under the fixed way that whenever Harris or George reached out their hand for anything, it was his old damn nose that they wanted. जिस समय चीजों को पैक किया जाना था कि उसी समय वह उन चीजों पर आकर बैठ गया और वह इस पक्के विश्वास के साथ मेहनत करता रहा कि जब कभी हैरिस या जॉर्ज किसी वस्तु के लिए अपना हाथ बढ़ाए तो उनके हाथ में उसकी डैम या ठंडी गीली नाक ही आए। It was his old damn nose that they wanted. He put his leg into the jam and divided the teaspoons, and he pretended that the lemons were rats and go into the hamper and gave 3 of them before Harris could land him with the frying pan. उसने मुर्गे में अपना पेट डाल दिया और उसने छोटी चम्मचों को बिखेर दिया और उसने इस प्रकार दिखावा किया मानो
कर जमीन पर पटके वह टोकरी में घुस गया और उनमें से 3 को मार डाला, अर्थात उसने 3 नींबू भी खराब कर दिए, क्योंकि नींबुओं को पहले उसने चूहे मार रखा है। ठीक है ना। आज हमने पैराग्राफ नंबर 13 को पढ़ा है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये 10, 11, 12 और 13 आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। स्पेलिंग मीनिंग को आप याद करने का प्रयास करें, जनरल ग्रामर को भी सीखने का प्रयास करें और टेक्स्ट बुक को पढ़कर साथ साथ में इसका ट्रांसलेशन समझे, बार-बार से पढ़े और जो ग्रामर के टॉपिक के जो वीडियोज बना रहे हैं उन्हें आप नियमित रूप से देखते रहे, मेरे साथ बने रहे। थैंक यू।